हेलो फ्रेंड्स, आर के शिक्षा जंक्शन पर आप सबका स्वागत है। आज हम मैथ्स के इस सेगमेंट में आपका नया चैप्टर ज्योमेट्री के साथ प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे बेसिक चीज़ें ज्योमेट्री से। हालांकि यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं आपके, फिर भी अगर आपको ज्योमेट्री बेहतरीन ढंग से समझनी है तो आप ज्योमेट्री के इन बेसिक कॉन्सेप्ट को ज़रूर क्लियर करें और इन्हें समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंसफुली आप बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे पहला हमने बात लिखा है पॉइंट, तो देखिए पॉइंट से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बट पॉइंट होता क्या है ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्योमेट्री अगर हमारी कहीं से शुरू होती है तो वो पॉइंट से शुरू होती है, ठीक है। अगर ज्योमेट्री की आप कहें शुरुआत कहें या ओरिजिन की बात करें तो शुरू कहाँ से होती है? पॉइंट से। तो हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पॉइंट क्या होता है। तो ऐसे नॉर्मली आप देखेंगे तो पॉइंट की कोई खास विशेष डेफिनेशन नहीं होती है। जैसे आप किसी भी पेन पेंसिल जिस भी चीज़ का आप यूज़ कर रहे हैं लिखने के तौर पर, आप उसको अपने पेपर पर इस तरह से पकड़िए और रख कर छोड़ दीजिए, ठीक है। रख कर छोड़ दीजिए, जो भी स्पॉट, जो भी आपको धब्बा नजर आए वही आपका पॉइंट कहलाता है। हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं, अगर आपको ज्योमेट्री जाननी है, सीखनी है, बेहतरीन ढंग से समझनी है ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को, आप उसके छोटे छोटे चीज़ों को पहले जानें, तब आगे आप बड़ी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से सीख सकेंगे। तो पॉइंट की बात हम कर रहे थे। पॉइंट क्या है? पॉइंट एक छोटा सा वो स्पॉट, वो धब्बा है जो आप अपने पेपर पर किसी पेंसिल या पेन की सहायता से एक बार उसको रखें और छोड़ दें। एक बात को ध्यान से रखें, पॉइंट के पास आपके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। इट मीन्स डायमेंशन लेस होता है। तो इसका मतलब इतना छोटा बिंदु है, इतना बिंदु का ही मतलब पॉइंट मतलब बिंदु ही होता है हिंदी में, जिसको बिंदु बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो वो उतना छोटा स्पॉट या धब्बा होता है जिसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होती या कोई भी बीमा नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि बिंदु के पास ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। पॉइंट हैज नो डायमेंशन मीन्स डायमेंशन लेस फिगर होता है। तो सबसे पहले हमें पॉइंट जानना जरूरी है। ये आपको कैमरे में शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम थोड़ा सा बड़ा सा लगा दे रहे हैं, इतना बड़ा सा, ठीक है। ये बिंदु, तो इसको तो मैंने थोड़ा सा सर्कल करके बनाया है, इतना बड़ा सा, बहुत छोटे छोटे हमने लगाए हैं, यहाँ पे ये दिख नहीं रहे होंगे। तो आप किसी भी पेन को, पेंसिल को आप अपनी कॉपी पर इस तरह से रखें और हटा लें, जो भी स्पॉट बनता है वही पॉइंट कहलाता है। होप सो आप पॉइंट को समझ पाए होंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंदु। अब आइए बात करते हैं लाइन की। तो देखिए लाइन की डेफिनेशन समझने के लिए आपको पॉइंट जानना बहुत जरूरी होता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स को आप क्या करें, बहुत सारे जो बिंदु हैं, असंख्य बिंदुओं के बिंदु पथ, ठीक है। हिंदी में हम डेफिनेशन को बता रहे हैं, फिर से ध्यान से सुनिए। असंख्य बिंदु के बिंदु पथों को मिलाने पर हमारी क्या होती है? लाइन का निर्माण होता है। तो ये बहुत सारे, देखिए मैंने बारीक बारीक लाइनें लगा, पॉइंट्स लगा रखे हैं। इन पॉइंट्स को जब हम आपस में मिला देंगे, इन पॉइंट्स को हम जब आपस में मिला देंगे तो हमारा क्या बनेगा? हमारी क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। बात समझ गए होंगे? फिर से लाइन के डेफिनेशन को समझ लें कि असंख्य बिंदुओं के बिंदु पथ का मतलब वो जिस भी रास्ते से होकर ये बिंदु जा रहे हैं। जैसे देखिए ये बिंदु इस तरह से होकर जा रहा है, ठीक है, ये इस तरह से होकर जा रहा है। अब क्या कर रहे हैं हम? ये इसका पथ हुआ, ठीक है, बिंदुओं का। असंख्य बिंदु के बिंदु पथों को मिलाने से हमें किसका निर्माण होता है? रेखा का निर्माण होता है, मीन्स लाइन, ठीक है। लाइन हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा, ठीक है। अब बात करें, यहाँ पर लाइन हो गई, पॉइंट आपने समझा, लाइन आपने समझा, क्या असंख्य बिंदुओं के बिंदु पथ को मिलाने से हमारा किसका निर्माण होता है? रेखा का निर्माण होता है, ठीक है। आप टाइप्स ऑफ लाइन की बात करें तो टाइप्स ऑफ लाइन में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सरल रेखा, ठीक है। और फिर आपके पास होती है कर्व रेखा, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा या सरल रेखा, ठीक है। ये आपकी हो गई लाइन। देखिए लाइन किसी भी डायरेक्शन में मुड़ी हो सकती है, और लाइन के लिए, और दूसरी बात
लाइन के आपके पास कोई इंड नहीं होता है। इंड का मतलब, कहने का मतलब ये है आप इसे अनंत तक जहाँ तक चाहें वहाँ तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप जितना लंबा चाहें उतना लंबा खींच सकते हैं। इसको जहाँ तक बढ़ा सकें आप वहाँ तक बढ़ाते लेकर चले जाइए। ये हमारी लाइन है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगी, कर्व लाइन, या आप बोले कर्व लाइन को बोलते हैं वक्र रेखा, वक्र रेखा या कर्व लाइन। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेट लाइन के लिए बात कर लें। स्ट्रेट लाइन क्या होता है हमारे पास, जब बिंदुओं के बिंदु पथ को मिलाने से, हमने क्या कहा, असंख्य बिंदुओं के बिंदु पथ को मिलाने से क्या बनता है, रेखा बनती है। जब यही रेखा हमारी एक सीध में हो, असंख्य बिंदुओं के ये जो बिंदु पथ हमारे हैं ये क्या हो, एक सीध में हो, तब इनके मिलाने से जिस रेखा का निर्माण होगा वो हमारी क्या कहलाएगी, स्ट्रेट लाइन। देखिए इस तरह से कौन सी लाइन बनी है, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा या सीधी रेखा। सीधी भी रेखा ऐसे लिखा रहता है कहीं कहीं, सीधी रेखा। तो ये हमारी क्या हो गई, सरल रेखा या फिर सीधी रेखा। इंग्लिश में इसको स्ट्रेट लाइन ही बोलते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि लाइन के जो होती है हमारी, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इसको आप जहां तक चाहें, आप जहां तक चाहें वहां तक इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके दोनों छोरों को आप जहां तक ले जा सकें वहां तक ले जा सकते हैं रेखा के लिए। ठीक है, अब वक्र रेखा की बात करें, जब हमारे पास क्या हो, स्ट्रेट, ये लाइन जो है सीधी ना होकर, इसका मतलब बिंदुओं का बिंदु पथ सीधा ना होकर कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो। ठीक है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो ऐसे। अब आप इस बिंदु पथ को मिलाएंगे तो देखिए कैसी लाइन बनेगी, ये कैसी लाइन बन रही है हमारी, ये हमारी कर्व लाइन बन रही, झुकी हुई है। देखिए इस तरह से इनमें झुकाव है, सीधा ना होकर। अब ये कैसी लाइन हो गई हमारी, वक्र रेखा, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में कर्व लाइन। ठीक है, कर्व लाइन। इसी लाइन को अब देखिए, इसका भी कोई आपका पास, चाहे जहां तक आप इसको चाहे जैसे लेकर जा सकते हैं, चाहे जितनी दूर तक आप इसको ले जाइए, जहां तक ले जा सके वहां तक आप इसका बढ़ा सकते हैं आगे। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन हो गई। लाइन के लिए आपको ध्यान रखना है, लाइन के दोनों जो सिरे होते हैं, इसका नाम सिरा होता है। जैसे जो दोनों सिरे होते हैं आप इसे जहां तक चाहें वहां तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास कोई भी लाइन है, और जब लाइन सीधी हो तो वो आपकी सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, और जब लाइनों में कुछ झुकाव हो या फिर टेढ़ी मेढ़ी हो तो आपकी कैसी रेखा, वक्र रेखा या फिर कर्व लाइन कहलाती हैं। होप सो आपने ये लाइन के दोनों प्रकार को समझा होगा, टाइप्स ऑफ लाइन में। ठीक है, अब बात करें कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए लाइन सेगमेंट समझने के लिए आपने लाइन समझ लिया, जो कि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि लाइन के दोनों सिरों को, ठीक है, आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं। मीन्स आप उसे जहां तक चाहें वहां तक क्या कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। ये आगे अभी आपकी जहां तक ले जा सके। जब किसी भी रेखा से, लाइन से एक कोई छोटा सा टुकड़ा काट कर निकाल लें, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच, देखिए यहाँ से हमने ए और बी, ठीक है, अब इसको हम क्या करें, यहाँ अलग निकाल लें। ये कोई हमारी लाइन थी, ये लाइन मीन्स रेखा, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखा। अब उसमें से हमने एक छोटा सा टुकड़ा ए बी निकाल कर अलग कर लिया, और इसके दो अंत बिंदु हैं, एंड पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इसके क्या है, एंड पॉइंट है। जब किसी लाइन को, लाइन में से कोई छोटा सा टुकड़ा काट कर निकाल लिया जाए और उसके दो अंत बिंदु हों तो हमारा क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट या रेखा खंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखा खंड। लाइन सेगमेंट इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, बात समझिए, लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस क्या है। लाइन के दोनों सिरों को आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं, पर लाइन सेगमेंट क्या होता है, किसी भी लाइन से छोटा सा टुकड़ा आप निकाल कर अलग कर लीजिए या फिर उसी पर आप मार्क कर लीजिए, और उनका तो अंत बिंदु हो, ठीक है, तो उनका जब दो अंत बिंदु हो, इसको मेजर करेंगे तो आप इसकी लंबाई नहीं नाप पाएंगे,
ठीक है, क्योंकि ये अनंत तक बढ़ सकती है। लेकिन रेखाखंड की आपकी कोई एक निश्चित लंबाई होगी। जैसे निश्चित लंबाई का मतलब 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, कुछ भी एक निश्चित आपकी लंबाई होगी लाइन सेगमेंट की। बट आपकी लाइन की कोई निश्चित लंबाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप इसके दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने पॉइंट को बात किया था, पॉइंट को कहा था कि ये आपके डायमेंशन लेस फिगर है। क्या है? पॉइंट हैज नो डायमेंशन। क्यों? इसके पास कोई भी बीमा नहीं है या कोई भी दिशा नहीं है, क्योंकि ये एक स्पॉट है छोटा सा। पॉइंट वह होता है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। अब ये अगर डायमेंशन लेस है तो हम बात करें लाइन के डायमेंशन की, ये कितने दिशीय है। डायमेंशन का मतलब कितनी बीमीय, ठीक है, इसकी कितनी बीमाएं हो सकती हैं। तो आपकी क्या होती है? 1D होता है। लाइन हमेशा 1D मतलब 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशनल फिगर होता है। क्या? लाइन। लाइन आपका 1 डायमेंशनल होता है। अब जब 1 डायमेंशनल होता है तो आप याद रखें 1 डायमेंशन में आपकी क्या आती है? लेंथ आती है। तो किसी भी रेखा की हम लोग क्या कर सकते हैं? लंबाई माप सकते हैं। पॉइंट की ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। तो इसीलिए हमने पॉइंट्स को कह दिया डायमेंशन लेस फिगर, मतलब इसके पास कोई भी बीमा नहीं होती है। फिर हम लोगों ने लाइन को देखा। लाइन में कहा कि क्या है? आपका 1 डायमेंशन होता है तो पहली डायमेंशन आपकी लेंथ आती है। क्या आती है? लेंथ मतलब लंबाई। तो हम लोग के पास जो रेखा होती है तो रेखा की क्या होगी? लंबाई। इट मीन्स आपकी रेखा क्या हुई, चाहे लाइन हो, कर्व लाइन हो, कैसी भी टाइप की लाइन हो, वो आपकी 1 डायमेंशनल फिगर होती है, अर्थात एक बीमीय होती है। मीन्स उसकी एक लंबाई होती है। एक बीमा में हम लोग क्या नापेंगे? लेंथ को लेंगे। जैसे मैंने कहा लाइन सेगमेंट में ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर क्या शो कर रहा है? लाइन का आपका 1 डायमेंशनल होने का प्रमाण दे रहा है कि आपका एक बीमा इसमें है। वो क्या है? लंबाई उसकी एक बीमा है। मीन्स दैट आप किसी भी रेखा की क्या निकाल सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ लंबाई निकाल सकते हैं। याद रखें, हम ये इस पर क्यों जोर दे के बात कर रहे हैं ज्योमेट्री में, क्योंकि डायमेंशन जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछ लेता है कि पॉइंट के या बिंदु के पास बिंदु कितने बीमीय चित्र है या कितने बीमीय फिगर है। तो क्या है? 0 बीमीय या फिर कोई बीमिया नहीं होती है किसके पास? बिंदु के पास। फिर ऐसे लाइन के लिए भी क्वेश्चन बना सकता है कि आपकी कोई भी रेखा कितनी बीमीय चित्र होती है या कितने बीमीय है। तो लाइन आपकी क्या होती है? ऑलवेज 1 डायमेंशनल होती है, जिसमें हम लोग क्या नापते हैं? लेंथ नापते हैं। इसकी कोई चौड़ाई या फिर मोटाई नहीं होती है। तो होप सो आपने लाइन को समझा होगा, लाइन में टाइप्स को समझा होगा, लाइन सेगमेंट को समझा होगा। अब बात कर लें लाइन के बाद हम लोग एंगल की। देखिए, एंगल पढ़ने से पहले आपको क्या जानना जरूरी था? लाइन। लाइन पढ़ने से पहले क्या जानना जरूरी था? बिंदु। तो इसीलिए हम जो है आपको पॉइंट से लेकर चल रहे हैं। देखिए एंगल क्या है। तो एंगल आप याद रखें कि जब जैसे कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और दूसरी स्ट्रेट लाइन उसको कट करे, ठीक है, तो जिस बिंदु पर कट करती है ये इसको क्या कहते हैं? शीर्ष। देखिए, 2 आपकी रेखाओं की बात करनी है, वो भी स्ट्रेट लाइन की बात करनी है, सीधी रेखा की बात करनी है, ठीक है। इसको आप चाहे रे 1 कह लीजिए। रे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रे मतलब होती है किरण, ठीक है। रे मतलब क्या होती है? किरण। किरण क्या होती है? स्ट्रेट होती है हमेशा, इसीलिए रे 1 रे 2 भी लिखा मिल सकता है, या फिर लाइन 1 कह लीजिए, लाइन 1 एंड लाइन 2 भी कह सकते हैं, ठीक है। बात एक ही हुई। जब 2 रेखाएं किसी बिंदु पर कट करें या फिर मिले, जैसे देखिए यहाँ पर क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं, और या फिर मिले, जिस बिंदु पर मिले, ठीक है, तो उनके बीच का ये जो गैप होता है, इनके बीच की ये जो दूरी होती है, देखिए ये जो दूरी होती है हमारी क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। क्या कहलाती है? कोण, जिसे हम लोग जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं, जिसको रेडियन में मापा जाता है। किसमें? रेडियन में। इस पर एक ऐसी छोटा सा
जीरो टाइप का लगा होता है जिसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है। जब थीटा लिखा रहेगा तब नहीं लगाते हैं, जब इस पर कोई वैल्यू जैसे 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, 60, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, जब दो रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उन दोनों रेखाओं के बीच का जो गैप होता है या उन दो रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, आप देखें ये जो दूरी है ये क्या कहलाती है, कोण कहलाती है, ठीक है। होप सो बात समझे होंगे, याद रखें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये इसका यहाँ भी ये शीर्ष ही है, शीर्ष जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये आपकी लाइन फर्स्ट हुई, लाइन फर्स्ट, और ये क्या हुई, लाइन सेकंड, ठीक। फिर से देखिए, एक बार फिर से बता दें, कोण क्या होता है, दो रेखाओं के बीच के गैप के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, जैसे दूरी का मतलब ये वाला जो आपके पास है, ये आपका क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, ठीक। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उन्हें शीर्ष या इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और आपको इसे कोण को, ठीक है, इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल। अब बात कर लें, होप सो बात ना आपने समझी होगी, कोण किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल की बात कर लें। तो आइए हम लोग देखें कोणों के प्रकार में, मींस टाइप्स ऑफ एंगल में। यहाँ पर सबसे फर्स्ट टाइप आपका है क्या, न्यून कोण। न्यून कोण आपका इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। देखिए, जो 0 से बड़ा मींस 0 डिग्री से बड़ा हो और आपके पास 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है, मींस ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, ऐसा आपका कोण कैसा कहलाएगा, एक्यूट एंगल। आप फिगर के थ्रू देखें तो इस तरह से ये आपका फिगर ए आपका क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण, ठीक है। फिर से सुनिए, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो पर 90 डिग्री से छोटा हो वो आपका क्या कहलाता है, न्यून कोण। नेक्स्ट आपकी बात करें, ऐसा कोण जो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, क्या हो, जो पूरा 90 डिग्री हो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका समकोण या मीन्स दैट राइट एंगल कहलाता है। तो फिगर भी आपका क्या हो गया, राइट एंगल का। कुछ इस तरह से देख लीजिए, आपका फर्स्ट 0 से बड़ा हो, 0 जो आपका एंगल होता है वो जब कोई लाइन 0 डिग्री एंगल, अब आप सोच रहे होंगे 0 फिर क्या होता है, तो 0 डिग्री कोण भी समझ लीजिए क्या होता है, जब कोई दो लाइनें, देखिए एक लाइन हुई, आप हमेशा एंगल किसी दो लाइनों के बीच में निकालेंगे तो क्या हुई, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या हो जाए, कॉन्साइड हो जाए, मतलब संपाती हो जाए, तो इनके बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। फिर से सुन ले, 0 डिग्री क्या होता है, जब दो लाइनें एक के ऊपर एक हो जाए। जैसे देखिए, सपोज दैट ये दो लाइनें हैं, इनके बीच जब तक ये कोई गैप था तब तक तो हम लोगों ने क्या कहा कि इनके बीच कुछ कोण है, पर जब ये दोनों लाइनें एक के ऊपर एक हो गई, अब आपको इस तरह से फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन है, जबकि इस तरह से देखें तो दो है, एक के ऊपर एक क्या हो गई है, इसी के ऊपर संपाती जिसको बोलते हैं। तो ऐसे दो लाइनों के बीच में जब वो कॉन्साइड कर जाए, एक के ऊपर एक हो जाए, तो उनके बीच 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा आपका न्यून कोण, और एग्जैक्ट अगर 90 डिग्री का है तो आपका राइट एंगल यानी समकोण, और उसके बाद हो गया 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है। अधिक कोण आपके पास क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा हो, ठीक है, 180 डिग्री से छोटा कोण हो तो वो आपका अधिक कोण कहलाता है। जैसे आपके पास देखें कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अधिक कोण, अधिक कोण। नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रेट एंगल, मतलब ऋजु कोण जिसको बोलते हैं। तो जब 180 डिग्री पूरा आपके पास कोण हो, 180 डिग्री, ठीक है, तो वो आपका ऋजु कोण कहलाता है। जब किसी एक लाइन पर कोई एक पॉइंट लिया, देखिए अब लाइन एक थी, पॉइंट हमने लिया, तो इस लाइन का एंड पॉइंट यहाँ है, इसका एंड पॉइंट यहाँ है, ठीक है। बात को समझिए, यहाँ पर एक लाइन नहीं, ये दो लाइनें हैं, हमेशा आपके पास एंगल दो लाइनों के बीच में बनेगा। जब आपके पास देखिए ये झुकाव, ये दो लाइनें हैं, ये झुकाव जब तक इस तरह से था तो आपने न्यून कोण कहा, जब ये बिल्कुल सीधा हो गया तो आपने 90 डिग्री कहा, जब ये थोड़ा सा और ज्यादा
बाहर की तरफ झुक गया, आपने अधिक कोण कहा। और जब ये दोनों इस तरह से लाइनें आपस में, इन दोनों के एंड पॉइंट एक कॉमन पिन पॉइंट पर जो मिल रहे हैं और इसके बाद ये सीधी रेखा बन जाए, इनके बीच का जो आपके पास कोण है, फिर से समझिए, ये देखिए दोनों लाइनें इस तरह से मिली हुई हैं। अब इनके बीच का जो कोण है, यहाँ से यहाँ तक की जो गैप है, वो आपकी क्या कहलाएगी, 180 डिग्री। ये देखिए 180 डिग्री। तो इसको आप क्या बोलते हैं, रिजु कोण यानी स्ट्रेट लाइन। अब आपके पास 180 डिग्री से बड़ा बृहद कोण की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तथा आपके पास 360 डिग्री से अगर छोटा हो, ठीक है, 360 डिग्री से छोटा, ये कोण आपका क्या कहलाता है, बृहद कोण। आप देखें, बात को समझें, तो देखिए ये आपके पास है, अब ये एक लाइन हुई और इस तरह से झुक जाए, और ये पूरी जो दूरी है, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट आपका वर्टेक्स पॉइंट है, यहां से ये आपका कैसा कोण कहलाएगा, बृहद कोण। बृहद कोण इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। और फुल रोटेशन आपके पास एंगल क्या है, फुल रोटेशन एंगल जो एग्जैक्ट 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री वो आपका फुल रोटेशन होता है। इसका मतलब एक लाइन ये थी, यहां से आपने चलना शुरू किया और फिर इसी पर आ गए, ठीक है, यहां से आपने चलना शुरू किया और फिर इसी पर आ गए, तो ये पूरा जो कोण होता है, ठीक है, ये जो पूरा कोण होता है वो क्या कहलाता है, 360 डिग्री। और इसको संपूर्ण कोण हिंदी में बोलते हैं फुल रोटेशन एंगल। आइए सारे एंगल्स को हम बाय के थ्रू समझ लें। देखिए ये आपके पास दो लाइनें हैं, ठीक, दो लाइनें हैं, आप डिफरेंट कर ले। ये आपके पास दो लाइनें हैं, जब आपके पास एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर इस तरह से कोइंसाइड कर जाए, मीन संपाती हो जाए रेखाएं, तो 0 डिग्री का एंगल बनता है। और जब ये धीरे से कुछ इतना सा हो या इतना सा हो, मतलब कि 90 से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो इनके बीच का जो कोण है आपके पास, ये आपके पास न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये दोनों के बीच आपके पास 90 डिग्री का कोण बन जाए, जैसे ही इन दोनों रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाए, तो आपका राइट एंगल यानी समकोण हो जाएगा। और जैसे ही 90 से अधिक लेकिन 180 से छोटा हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो गया। अब देखें 180 को ध्यान से, ये आपकी दो अलग अलग लाइनें हैं और इस तरह से आकर इस पॉइंट पर मिल रही हैं। इन दोनों के बीच का, ठीक है, इन दोनों रेखाओं के बीच का ये जो आपका है कोण, ये पूरा 180 डिग्री हो गया। अब 180 डिग्री से भी अधिक, देखिए बात को फिर से समझिएगा, 180 डिग्री से अधिक, तो इस तरह से ऊपर का एंगल ये जो है, ये ऊपर का आपका एंगल क्या हो गया, आपके पास बृहद कोण हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। और अब 360 को ध्यान से समझें, ये आपके पास एक लाइन है, दूसरी लाइन इसके पास कौन साइड थी, इसने घूमना शुरू किया और घूमते 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 आपके पास क्या आ गई, फिर इसी पर आकर मिल गए। कितना घूमा, देखिए यहाँ से शुरू किया और ऐसे घूमते हुए ये पूरा इतना कवर करे, तो ये आपका यहाँ पर अब क्या बना है, ये 360। तो आपके पास ये क्या बन गया, 360, जिसको फुल रोटेशन एंगल होता है। एक आपने क्या किया, पूरा एक रोटेशन कवर कर लिया है। तो होप्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंगल आपने समझा होगा। अब इन्हीं टाइप्स ऑफ एंगल से देखिए हम लोगों ने पहले पॉइंट्स की बात को सीखा, फिर हमने पॉइंट से आगे बढ़कर लाइन की बात को सीखा। लाइन से मैंने पहले एक लाइन की बात करी, अब एक लाइन से के बाद अगर हम दो लाइन की बात करते हैं, जिसमें आपका दो लाइन से क्या बनता है, कोण बनता है। अब मोर देन 2 लाइन से कौन सा फिगर बनेगा, हम लोग उस पर चलेंगे। तो होप सो आपने कोण को और टाइप्स ऑफ एंगल बेहतर ढंग से सीखा होगा। एंगल में और भी आपके पास बातें आती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल की भी बात। आइए उसे भी जरा सा देख लें क्या होता है। यहां पर देख लें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण जिसको बोलते हैं, पूरक कोण हिंदी में। तो ऐसा कोण, ठीक है, ऐसे एंगल्स जिनका सम, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो आपके पास, सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन वी से दैट दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर से सुन ले, अगर दो कोणों का योग आपके पास क्या हो, 90 डिग्री दे, दो कोणों का योग आपका 90 डिग्री हो, तो वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको बोलते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण, ठीक है। ऐसे दो कोण, सम ऑफ टू एंगल्स इज आपके पास इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, मतलब दो कोणों का योग आपके पास क्या हो जाए 180 डिग्री हो, तो वो दोनों कोण आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण, ठीक है। जैसे आप बात करें, आपके पास क्या 45 डिग्री है, चलिए चाहे 40 डिग्री है एक, और आपको क्या लाना है, दूसरा क्या है, सॉरी, तो यहाँ पर 130 डिग्री ले लें, ठीक है। अब इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 50 डिग्री लीजिए, तो आपके पास क्या आएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो चाहे आप 130 का सप्लीमेंट्री 50 डिग्री कहिए या 50 का सप्लीमेंट्री 130 कहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात करें, चाहे 30 डिग्री प्लस 60 ले लें तो क्या आएगा, ये 90 डिग्री, मतलब सम ऑफ टू एंगल अगर आपके पास वो क्या दे रहा है, रिजल्ट 90 दे रहा है, तो आपका सप्लीमेंट्री सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हिंदी में पूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। दो ऐसा कोण, जैसे 60 का पूरा कोण 30 का पूरा कोण आपके पास क्या हो जाएगा 60, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब हम लोग कोण में एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। जब हम लोग लाइन पढ़ रहे थे, है ना, तो लाइन में हमने आपको तिर्यक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और एकांतर समांतर रेखा नहीं बताया था। वो इसलिए वहां नहीं बताया क्योंकि इन्हीं से अभी हम लोग इसको भी डिफाइन करेंगे, तो दोनों एक साथ हो जाएगी। तिर्यक रेखा को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन। आइए देखिए क्या होता है, जैसे, और आपका प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्ट लाइन, और ये होता है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो लाइन में सबसे पहले इन सबको आइए जान लें। देखिए पैरेलल लाइन क्या होता है, हम लोग नीचे से चलना स्टार्ट करते हैं। पैरेलल लाइन क्या होती है, जैसे हमने एक कोई लाइन ए बी खींचा है, ठीक है, हमारे पास कोई एक लाइन है, या लाइन सेगमेंट कह लें, ठीक है, या लाइन ही कह लें, आप चाहे जो लीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। लाइन अगर है तो इसके दोनों एंडों को आप जहां तक चाहे वहां तक बढ़ा सकते हैं, मीन्स दैट ये आप इनफाइनाइट तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी लाइन हमारे पास कोई लाइन क्या है, पी क्यू है, कोई दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, पी क्यू है। तो देखिए पैरेलल कब कहेंगे, जब कोई लाइन, ठीक है, दूसरी लाइन, मतलब दो लाइनों के बीच की ये जो दूरी है प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, बराबर हो, इसे हम लोग कैसी रेखा कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। कैसी लाइन, पैरेलल लाइन। जब दो लाइनों के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, समान हो, तो ऐसी रेखा को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। आप याद रखें, समांतर रेखा आप अनंत तक कहीं भी तक बढ़ा लें, ये आपस में एक दूसरे को कहीं पर टच नहीं करेंगी। कहने का मतलब ये है कि इनके बीच की दूरी आप अनंत तक अगर बढ़ाते हैं, अनंत तक क्या रहेगी, समान रहेगी। होप सो बात समझ गए होंगे कि समांतर रेखा क्या होती है, दो रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो सभी पॉइंट्स पर क्या हो, इक्वल हो, ऐसी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। होप सो बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस में ही आइए हम लोग बात कर लें, क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। आपका क्या है, इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट लाइन का मतलब ये होता है कि ऐसी लाइन, ठीक है, कोई एक हमारे पास लाइन क्या है, ए बी है, सॉरी ए बी हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है। अब इसको कोई भी एक लाइन ऐसे क्या कर दे, कट कर दे, किसी भी एक पॉइंट पर कट कर दे, ठीक है। जैसे ये पी क्यू हमारी ए बी लाइन को पॉइंट ओ पर क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है उसको, इस लाइन को अगर मानो बोले, क्या नहीं बोलेंगे इसको, प्रतिच्छेदी रेखा, मीन्स इंटरसेक्ट लाइन। तो लाइन ए बी को पी क्यू लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ पर, ठीक है। ए बी लाइन ए बी को लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स प्रतिच्छेद कर रही है एट पॉइंट ओ पर, बिंदु ओ पर, ठीक है। बात समझ गए होंगे, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। अब आइए, जब ये प्रतिच्छेदी रेखा है, जब ये ट्रांसवर्स, देखिए प्रतिच्छेदी रेखा जरूरी नहीं ऐसी तिरछी हो, ऐसी सीधी भी हो सकती है,
कुछ भी हो सकती है ना, ठीक है, और कैसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, इससे हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। जब कोई लाइन, ठीक है, अब ये हो तो समझ गए होंगे इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, और जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आप बात करते हैं तिर्यक लाइन की। जैसे कोई एक लाइन हमारे पास ए बी है, अब इस पर कोई भी लाइन, एक टेढ़ी लाइन थोड़ी सी तिरछी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा ही आपकी क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा भी होती है, मीन्स ट्रांसवर्स लाइन। और ये ट्रांसवर्स लाइन जिस भी लाइंस पर तिरछी गिर रही है, तिरछी गिरती है, उसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर कट करती है वही आपका क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। याद रखें हमेशा जो आपकी ट्रांसवर्स लाइंस यानी कि तिर्यक रेखा होती है, वो जिस भी लाइन पर तिर्यक होगी उसको किसी न किसी बिंदु पर कट करेगी, मीन्स दैट प्रतिच्छेदी रेखा होगी, जो कौन सी, जो हमारी तिर्यक रेखा होगी। अब आइए बात करना है हमें इन सब एंगल्स की बात करनी है। तो तिर्यक लाइन जिस पॉइंट पर कट करती है, देखिए यहाँ से इस पर क्या एक एंगल बना रही है, ठीक है, और जिस कॉमन पॉइंट पर कट होता है, हम लोग जब एंगल पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने कहा था ये कॉमन पॉइंट क्या होता है, आपका कॉमन पॉइंट ही हमारे पास वर्टेक्स कहलाता है। वर्टेक्स मीन्स शीर्ष कहलाता है, ठीक है। जब ये हमारे पास क्या है, ये शीर्ष है, ठीक है, ये हमारे पास शीर्ष है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखें, ये क्या हो गया, इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। होप तो बात समझ रहे होंगे, ये इसका अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो जो ये एंगल है हमारे पास, ये जो दोनों एंगल है, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। देखिए एक दूसरे के अपोजिट में है, वर्टिकली कट कर रहे हैं, तो ये आपकी जो लाइन है, ये आपका क्या, एक जिस भी पॉइंट पर कट कर रही है वो आपका कॉमन पॉइंट यानी वर्टेक्स पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास देखें एक एंगल इधर की तरफ बन रहा है, एक एंगल इधर की तरफ बन रहा है, तो ये कोण जब माना इसको हमने थीटा बोल दिया, इसको अल्फा बोल दिया, तो अब एंगल अल्फा और एंगल थीटा आपके कैसे होंगे, तो आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि हिंदी में बोले तो शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष के मुख पर देखें, इसको हिंदी में देखेंगे, शीर्ष के मुख पर, विमुख मतलब अपोजिट साइड, दोनों के बाहर की तरफ, ये एंगल इधर बन रहा है, ये एंगल इधर बन रहा है, और दोनों का कॉमन वर्टेक्स है। देखिए वर्टेक्स भी कॉमन है, तो ऐसे एंगल आपके कैसे कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में बोले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। आइए अब इन दोनों की बात करें, एकांतर और संगत कोण की, ठीक है। एकांतर और संगत कोण की बात करने से के लिए, तो आइए अब हम लोग संगत कोण की बात कर ले। देखिए ये हमारे पास दो पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है, लाइन आपकी ए बी पैरेलल टू क्या है, पी क्यू, ये पैरेलल का सिंबल होता है, इस तरह से दिखाया जाता है। तो आपकी कोई लाइन ए बी पी क्यू क्या है, आपस में पैरेलल है, और आपकी कोई ट्रांसवर्स लाइन क्या है, आर एस। आर एस आपकी कैसी लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है, ये आपकी ट्रांसवर्स लाइन है, या फिर कहें तिर्यक रेखा है, ठीक है। तिर्यक रेखा, जो याद रखें इन दोनों लाइनों में आपके पास ए बी और पी क्यू पैरेलल होना चाहिए, तभी हम जो बात बताने जा रहे हैं वो आपकी राइट प्रूफ होगी। तो हम लोग बात कर लें अगर किसकी, संगत कोण की, मीन्स करेस्पॉन्डेंस एंगल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, संगत कोण की अगर हम लोग बात करें, तो आपके पास एंगल जो है कोण ए 1 इक्वल टू, यहाँ पे 1 2 3 4 हमने एक तरह से लिखा है, कोण 1 इक्वल टू आपके पास मीन्स एंगल, ये एंगल का सिंबल होता है एंगल 5। आपके पास देखिए 1 इधर है, 5 इधर है, एंगल 1 इक्वल टू 5 है। आप देखें जैसे ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल, और कोई ट्रांसवर्स लाइन आपकी क्या है, इस पर इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन ए बी एंड पी क्यू को। तो यहाँ पर देखें ये आपके पास जो बन रहा है, ये एंगल जितना होगा उतना ही हमेशा एंगल 1 और 5 इक्वल होगा, इसको आप अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें एंगल 2 इक्वल टू, अगर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा, ये देखिए ये आपके पास जितना है उतना ही आपके पास यह भी होगा। और एंगल 4 इक्वल टू अगर बात करें, एंगल 4 ये जो आपके पास दिया गया है, ये एंगल 8 के इक्वल होगा, है ना, याद रखें। और एंगल आपके पास जो 3 इक्वल टू लिखा है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा।
एंगल जो ये आपके पास 3 वाला है ये 7 वाले के इक्वल होगा। इन्हीं को अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। 1 का अल्टरनेट एंगल आपका 5 है, मीन्स संगत कोण है। 1 का संगत कोण 5 है, 2 का संगत कोण आपके पास 6 है, 4 के लिए 8 है और 3 के लिए 7 है। तो बात समझ गए होंगे, ये आपके अल्टरनेट एंगल है, ये आपस में इक्वल भी होंगे। और ये जो है इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों लाइनें आपस में, लाइन ए बी एंड लाइन पी क्यू क्या हो, पैरेलल होनी चाहिए। आपके पास शर्त याद रखें, ये अल्टरनेट एंगल तभी होंगे इक्वल, ये अल्टरनेट एंगल आपस में तभी इक्वल होंगे जब ये दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ऐसा नहीं अल्टरनेट एंगल आपके तब भी बनेंगे जैसे एक लाइन ये है और इस तरह से कर दें, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर आप बात करें तो ये अल्टरनेट एंगल तो बनेगा, जैसे ये आपके पास एंगल 1 है और एंगल ये 2 है, तो 1 का एंगल और एंगल 2 अल्टरनेट तो है, अल्टरनेट एंगल तो है, बट ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। एंगल 1 डज नॉट इक्वल टू एंगल 2, मीन्स ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनके लिए आपस में इक्वल होने की जो हमारे पास शर्त है, मीन्स कंडीशंस है, टर्म्स है, वो होना चाहिए कि क्या आपके पास ये जो लाइन है पी क्यू, ए बी पी क्यू जो भी है, ये लाइन आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें आपस में पैरेलल नहीं है, मीन्स समांतर नहीं है। अभी हमने पैरेलल के लिए बात सीखा था कि दो रेखाएं समांतर तब होती हैं जब उनके बीच की डिस्टेंस या दूरी हमेशा इक्वल हो, हर पॉइंट्स पर इक्वल। तो यहाँ पर देखेंगे इतनी ज़्यादा दूरी है और यहाँ पर देखेंगे इतनी कम दूरी है, और अगर आप इसे कहीं आगे तक बढ़ाएंगे तो शायद ये कहीं एक दूसरे को कट भी कर देंगे। आपने शर्त समझा है पैरेलल के लाइंस की या फिर समांतर रेखा की बात आपने जानते हैं कि वो किसी भी अनंत तक आप उन्हें आगे बढ़ाएं तो कहीं पर एक दूसरे को कट नहीं करेंगी और उनके दो बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर होगी। तो ये आपने सीखा। इट मीन्स ये क्या है, आपके पैरेलल लाइन नहीं है, अल्टरनेट एंगल तो है, ठीक है। 1 का अल्टरनेट एंगल 2 तो है, पर ये आपस में बराबर नहीं हो सकता। बराबर होने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, जो ये दोनों लाइनें दी गई हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। होप सो आपने संगत कोण यानी मीन्स दैट करेस्पॉन्डेंस एंगल समझा होगा। सॉरी यहाँ पे अल्टरनेट मैंने बोल दिया है शायद, सॉरी, ये करेस्पॉन्डेंस होगा, करेस्पॉन्डेंस होगा मीन्स दैट संगत होगा। आइए अल्टरनेट की बात कर लें। संगत कोण हो गया आपके पास, अब हम लोग बात करें किसकी, अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण की। एकांतर कोण आपके जो ये दो आपकी समांतर रेखाएं होती हैं और उनको कोई ट्रांसफर या तिर्यक रेखा कट करती है, तो जो इनके अंदर के एंगल बनते हैं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल को हमें इसके अंदर में देखना है, ठीक है। अंदर का मतलब समझ रहे होंगे, ये और इन चारों में देखना है। तो आप अगर देखें यहाँ पर तो जो एंगल 3 है वो इक्वल टू 5 के हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल आपके पास 5 हो जाएगा, ठीक है। और एंगल आपके पास 4 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, ठीक है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा एंड एंगल 3 ये आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे और ये आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखें हम लोग, आप अब देखिए 3 इक्वल टू 5 है एंड 5 इक्वल टू 7 है। 3 इक्वल टू 7 देखिए हमारे पास कैसे प्रूफ हो जाता है, ठीक है। बात समझ रहे होंगे। इसके लिए भी इक्वल होने के लिए जो आपके पास कंडीशन है, इसके भी बराबर होने के लिए कंडीशन यही है कि जो ये दोनों लाइनें हैं पैरेलल होनी चाहिए। अगर इस तरह से हमारी कट करेंगे तो चाहे करेस्पॉन्डेंस एंगल हो या फिर आपके पास अल्टरनेट एंगल हो, दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। बनेगा तो कोण आपके पास जैसे ये इक्वल टू ये तभी होगा जब ये लाइन आपकी दोनों क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। इन्हें भी हम अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। माना ये एंगल 3 है, एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल आपके पास एंगल 3 बनेगा, बट ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसके लिए आपके पास जो मेन शर्त होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि ये आपस में दोनों लाइनें क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तब उसे कोई ट्रांसवर्स लाइंस कट करे तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होंगे एंड करेस्पॉन्डेंस एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। देखिए 3 इक्वल टू 7, 3 इक्वल टू 7 एंड हमने कहा कि 3 इक्वल टू 5, ठीक है। 3 इक्वल टू 5 यहाँ पे कह रहे हैं और यहाँ पर 3 इक्वल टू
7 करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। आइए कैसे हो सकता है। देखिए हमने कहा कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जब हम लोगों ने शीर्षाभिमुख पढ़ा था तो ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण हो गया, 6 बराबर 8 होगा, 5 बराबर 7 होगा, और 5 आपका 3 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 बाई अल्टरनेट एंगल से, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 बाई अल्टरनेट एंगल, एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 बाई आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो कह सकते हैं 3 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, आपका एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 तो हमेशा होगा, चाहे आपकी ट्रांसवर्स जो ये पैरेलल लाइन हो चाहे ना हो। याद रखें, जैसे ये आपके पास ये पैरेलल चाहे हो चाहे ना हो, देखिए एक को लाइन को भी अगर आपके कोई कट कर दे रही है तो ये शीर्षाभिमुख कोण बनता है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। होप सो बात समझे होंगे कि किसे एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल कहते हैं। अल्टरनेट एंगल बस यही अंदर के एंगलों को ही आपस में इक्वल करना होता है, ये इसके और ये इसके जो क्रॉस में होते हैं। ठीक है, इस तरह से देखें, जो क्रॉस में होते हैं यही आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस अंदर के कोणों को ही आपको अल्टरनेट एंगल के फॉर्म में देखना है और बाहर के कोणों को और अंदर को सब मिलाकर आपके पास करेस्पॉन्डेंस एंगल यानी कि संगत कोण देखना। आप इसे अलग से नोट डाउन कर लें, इसे अलग से नोट डाउन कर लें। ये आपका संगत कोण हुआ, ये आपका एकांतर कोण हुआ। ठीक है, तो होप सो बात समझे होंगे यहाँ पर, और इसे आप याद रखिएगा हमेशा। हम लोग अभी जब इसकी आगे की ज्योमेट्री में ट्रायंगल और सर्किल के बीच में कुछ ऐसी लाइंस को ड्रॉ करेंगे, ये तो वहाँ पर एंगल जब फाइंड करना होगा तो उन सब के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल आपके पास निकल कर आएगा। तो होप सो इतनी बात को आप समझ गए होंगे।